और बड़ी खबर, बस्तर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंच पर मौजूद हैं, उनका स्वागत किया गया और कुछ ही वक्त में बस्तर वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये लोकसभा क्षेत्र जहां 2019 में बीजेपी को शिकस्त मिली थी और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भी यहां बदला है। ये तस्वीरें आप मंच की देख रहे हैं। तमाम जो नेता हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया गया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहां पर मौजूद हैं। छोटे आमाबाल क्षेत्र बस्तर का, जहां प्रधानमंत्री का संबोधन कुछ ही वक्त में सुना जाएगा। आरक्षित सीट है ये और 6 बार के विधायक रहे कवासी लखमा पर इस बार कांग्रेस ने दांव खेला है। महेश कश्यप को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और कड़ी लड़ाई दिखेगी बस्तर में, ये माना जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन से इसका असर भी दिखेगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं मंच की, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम नेताओं से मुलाकात की। बलिराम कश्यप यहां से कई बार लगातार सांसद रहे। 2019 में दीपक बैज, जो इस समय पीसीसी चीफ हैं, उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की थी। बस्तर देश का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित एरिया रहा है और यही वजह है कि चुनाव के पहले पीएम की रैली में सख्ती भी दिख रही है। सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त है। पहले फेज में छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक लोकसभा सीट में वोटिंग है और वो बस्तर। और हमारे साथ सहयोगी कन्हैया शुक्ला लाइव कनेक्ट है। कन्हैया, कितना अहम बस्तर में पीएम मोदी का ये संबोधन होने वाला है और खास करके वो सीट जहां बीजेपी 2019 में हारी, वहां से पीएम चुनाव प्रचार का आगाज छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि अगर आदिवासी बाहुल इलाका है छत्तीसगढ़ राज्य माना जाता है और बस्तर जो है वो आदिवासी वहां सबसे ज्यादा अधिक रहते हैं। और इस समय जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झुकाव आदिवासियों की तरफ देखा गया है, क्योंकि अगर हम अपने देश के राष्ट्रपति की बात करें तो वो भी एक आदिवासी महिला है और इसको लेकर के लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा था। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बस्तर की से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, इसके अलावा अगर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों का एक बहुत बड़े पैमाने पर उनके वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, तो इसीलिए लोकसभा का जो चुनाव का आगाज है वो भारत के प्रधानमंत्री इस समय बस्तर से करने जा रहे हैं। और बस्तर में उनकी पहली लोकसभा 2024 के चुनाव की ये पहली जनसभा होगी, जिसमें सभी बड़े नेता, चाहे वो राज्य के नेता हो, चाहे जो केंद्र के जो पदाधिकारी हो या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी इस समय बस्तर में मौजूद है। लगातार ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि बस्तर में जो लड़ाई है वो बहुत ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार कवासी लखमा को उतारा है। कवासी लखमा की जो जान पहचान और जो उनकी उपलब्धि है वो भी बहुत प्रसिद्ध है आदिवासियों के बीच में। एक आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस भी हुंकार भर रही है कि अब की बार बस्तर से जो है कांग्रेस को फिर से जीत मिलेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से विधानसभा के रुझान आए हैं और विधानसभा के बाद छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, जितने नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, सभी लोगों ने ये हुंकार भरी है कि 11 की 11 सीटें अब की बार जीत करके मोदी जी के लिए जीतनी है। और 400 पार का जो नारा है उसको लगातार यहां पर चुनाव प्रचार में देखा गया है। लेकिन बस्तर का जो आज जनसभा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रैली हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण जो ये जनसभा ये हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सी अहम बातें होंगी जो जनसभा में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि आदिवासी बाहुल इलाका है और सबसे पहला जो चुनाव है, क्योंकि 3 चरण में जो चुनाव है, पहले चरण में चुनाव सिर्फ बस्तर में है और इस चीज को लेकर के लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है। क्योंकि मंच पर देखा गया है जितने भी आदिवासी बड़े नेता हैं, चाहे उसमें भोजराज नाग है, भोजराज नाग भी इस समय लोकसभा के प्रत्याशी हैं, इसके अलावा महेश कश्यप है, इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बस्तर के आदिवासी नेताओं के रूप में बलिराम कश्यप बहुत बड़ा चेहरा थे, जिनके बेटे दिनेश कश्यप 2 बार वहां पे सांसद रह चुके हैं। बलिराम कश्यप भी वहां पर बस्तर से सांसद बन चुके थे। और इसके अलावा जो उनके बेटे जो इस समय केदार कश्यप है, वो भी केंद्र यहाँ पर इस समय कैबिनेट मंत्री हैं राज्य के, वो सभी लोग वहां पर मौजूद है। और कोशिश की जा रही है कि बस्तर जो लोकसभा चुनाव का क्षेत्र है वहां पर बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई जा सके और इसी को लेकर के ये जनसभा है। लगातार उम्मीदवार बदले भी गए हैं। पिछले दोनों चुनाव में भी बीजेपी ने सिटिंग कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया था, दिनेश कश्यप का टिकट काटा। इस बार एक और नए उम्मीदवार पर बीजेपी दांव लगा रही है। इसके पीछे क्या समीकरण है कन्हैया? और साथ ही नक्सलवाद का मुद्दा कितना बड़ा है? 2019 में यही वक्त था जब चुनाव प्रचार तेजी से आगे बढ़ रहा था और भीमा मंडावी का मर्डर कर दिया गया था। दंतेवाड़ा से ही वो विधायक थे बीजेपी के। नक्सलवाद का मुद्दा कितना बड़ा है यहाँ के लोगों के लिए?
देखिए, आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये नीति है और ये जो कार्य इस समय देखने को मिल रहा है कि जो पुराने नेता हैं, जो 10-10 बार से विधायक हैं या जो 7-7 बार के सांसद हैं, सभी के चेहरे बदल देते हैं, क्योंकि अब की बार युवाओं को लगातार मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा जो नए चेहरे हैं, नए चेहरों पर लगातार, चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में भी यहाँ पर कई बार जो चेहरे बदले गए। अगर हम पिछली बार की बात करें, पिछले लोकसभा में, तो जो 11 के 11 जो पिछले चुनाव में जिनको टिकट दिए गए थे, सभी चेहरे बदल दिए गए। यहाँ तक कि राजनांदगांव से अभिषेक जो रमन सिंह के बेटे थे, उनका भी टिकट काट दिया गया था। और अब की बार भी कई नए चेहरे को दिया गया। महेश कश्यप भी नया चेहरा है बस्तर संभाग के लिए, और बस्तर से जो नए चेहरे हैं उसके लिए भी बीजेपी की उपलब्धि ही मानी जाती है, क्योंकि अब लोगों का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो नए लोग हैं उनको भी मौका मिल रहा है, सिर्फ पुराने लोगों को ही लगातार टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक उपलब्धि है, इसको लेकर के लोगों के बीच में सीपीआई का कितना असर है? सीपीआई अलग लड़ रही है बाकी स्टेट्स की तरह, और सीपीआई कई सीटों पर लोकसभा के मामले में भी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाती है। यहां कितना असर है सीपीआई का? देखिए, सीपीआई अगर हम बात करें बस्तर के अंदरूनी भाग में, तो सीपीआई का निश्चित रूप से कोई कन्हैया, शायद टेक्निकल इशू है आपका, दोबारा हम रुख करेंगे जैसे आप रिकनेक्ट होते हैं। लेकिन यकीनन जैसा कन्हैया ने कहा कि सीपीआई का भी कुछ असर है, और पिछले 2-3 चुनाव में लगभग 30,000-40,000 वोट सीपीआई कैंडिडेट्स को मिलते रहे हैं, जो कई बार डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं। जिसका वोट कटेगा उसको नुकसान होगा जाहिर तौर पर। और इतने ही क्लोज मार्जिन से पिछली बार दीपक बैज ने लगभग 40,000 वोटों से यहां से चुनाव में जीत दर्ज किया था, और उतने ही वोट सीपीआई को भी मिले थे। तो सीपीआई भी कई बार यहां वोट को लेकर बड़ा फैक्टर निभाती है। लेकिन लोकसभा में इस बार क्या सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये फाइट है, या सीपीआई भी इस बार नंबर 3 की लड़ाई में रहेगी? ये तमाम सवाल पिछली बार नोटा को लेकर भी देखा गया था। बस्तर उन तमाम क्षेत्रों में था जहां नोटा को लेकर भी काफ़ी आंकड़े सामने आए थे। लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों ने नोटा को भी चूज़ किया था, और नोटा का आंकड़ा ज़्यादा था जीत के अंतर से, यानी कि 40,000 वोट से शिकस्त मिली बीजेपी के प्रत्याशी को, और इससे ज़्यादा वोट जो थे वो नोटा को पड़े थे। यानी कि सिटिंग कैंडिडेट को लेकर भी थोड़ी सी नाराज़गी थी, और बीजेपी ने पिछली बार सभी सांसदों के टिकट भी काट दिए थे छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर। 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। एक दीपक बैज और दूसरी ज्योत्सना महंत, ये 2 प्रत्याशी कांग्रेस से जीतकर संसद पहुंचे थे। नक्सलवाद बड़ा मुद्दा है, देश का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है बस्तर। कृषि बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए, जो वनोपज की कीमत है वो बड़ा इशू रहेगा, और इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने वादे भी किए अपने अपने चुनावी रणनीति के लिहाज से। इस बार भी देखा जाएगा कि इसका असर कितना होगा। और साथ ही पीएम का यहां पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित करना, खास करके एक ऐसी सीट से जहां बीजेपी पिछली बार जीती नहीं थी। हारी हुई सीटों पर बीजेपी किस तरह से फोकस्ड है ये लगातार दिख रहा है। पीएम की 2 जनसभाएं आज हैं, एक बस्तर में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और दूसरी चंद्रपुर महाराष्ट्र में। दोनों ही लोकसभा क्षेत्र बीजेपी हारी थी 2019 में। 400 पार का आंकड़ा अगर एनडीए को करना है तो इन हारी सीटों पर भी बीजेपी कवर करने की कोशिश करे।